नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारे कक्षा 12 के अंतर्गत जियोग्राफी में जो लेसन चल रहा था वो चल रहा था भारत में नियोजन। और भारत में नियोजन के अंतर्गत हम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी है वो प्राप्त वो कर रहे थे, जिसमें से हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की जानकारी है वो प्राप्त वो कर ली थी। आज हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी है वो प्राप्त वो करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ। देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते वक्त मैं थोड़ा सा आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा जो रुपये वहन किए गए थे, जो मतलब रुपये को प्रावधान किया गया था, वो किया गया था 2378 करोड़ रुपये का। ठीक है, और जिसमें से ये इतना तो प्रावधान किया गया था और उसका जो वास्तविक व्यय देखा जाए तो वास्तविक व्यय है वो 1960 करोड़ रुपये ही है वो वास्तविक व्यय या लागत हुई थी। जिसके अंतर्गत उसमें से प्राथमिकता है वो किस किस को दी गई थी। सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि और सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता है वो दी गई थी। उसके बाद जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा आदि के विकास के अंतर्गत इसका महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। ठीक है, देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस योजना की रूपरेखा है वो पीसी महिला नोबिस के द्वारा है वो की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भी इसी के द्वारा की गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी पीसी महिला नोबिस के द्वारा ही की गई थी। दोनों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो इसी के द्वारा है वो की गई थी। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय, अगर इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक व्यय देखा जाए तो वो कितना था, 4672 करोड़ रुपए था। मतलब इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर 4672 करोड़ रुपए व्यय करना था, जिसका 23% भाग है वो विदेशों से पूरा है वो किया गया था। मतलब इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को शुरुआत करने के लिए उन्होंने 23% भाग है वो विदेशी सहायता से पूरा है वो किया था, तब जाके ये 4672 करोड़ रुपए है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है वो लागत है वो की गई थी। अब देखिए, इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है वो माना जाता है। सबसे पहले इसका उद्देश्य देखिए, तीव्र औद्योगिकरण पर जोर है वो दिया गया था। सबसे पहले जो इस योजना का उद्देश्य वो माना जाता है वो उद्योगों पर। दूसरा है आधारभूत उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता है वो दी गई थी। मतलब जो छोटे छोटे तबके के जो उद्योग है उस पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है वो दी गई थी। द्वितीय जो वरीयता दी गई थी वो परिवहन के संचार के साधनों के विकास को है वो दी गई थी। इसके बाद सिंचाई व विद्युत विकास को प्राथमिकता है वो दी गई थी। ठीक है, तो देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या है वो उद्देश्य माने गए हैं। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य माना गया है वो किस पे दिया गया है। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो दिया गया है उद्योगों पर। मतलब जो उद्योग, जो बड़े बड़े उद्योग और जो छोटे छोटे उद्योग है उस पर है वो विकास है वो करना था। ठीक है, दूसरा इसका जो दिया गया था, दूसरी जो वरीयता दी गई थी वो परिवहन संचार के साधनों के अंतर्गत वो दी गई थी। ठीक है, उसके बाद सिंचाई और विद्युत को प्राथमिकता है वो दी गई थी। अब देखिए, इसके अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 4672 करोड़ रुपए का तो प्रावधान है वो किया गया था, जिसमें से 23% है वो विदेशों से प्राप्त किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो वरीयता वो किसको दी थी, सबसे पहले जो वरीयता दी थी वो उद्योगों को दी थी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी वरीयता दी थी वो परिवहन के संचार के साधनों को वरीयता है वो दी थी। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए तो सिंचाई के साधनों पर और विद्युत विकास को है प्राथमिकता है वो दी गई थी। ठीक है, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या कमियां थी और क्या उसके अंतर्गत उपलब्धियां है वो बताई गई थी। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय आय का लक्ष्य है वो राष्ट्रीय आय का लक्ष्य कितना रखा गया था, 25% से 20% है वो इसका रखा गया था। जिसके अंतर्गत मतलब मान लो विकास दर है वो कितनी रही थी, विकास दर है वो 4% है वो रही। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आय का लक्ष्य कितना रखा गया था, राष्ट्रीय आय का लक्ष्य रखा गया था 25 से 20%। कितना रखा गया था, 25 से 20%, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय का देखा जाए तो राष्ट्रीय आय का सिर्फ 4% ही
सिर्फ 4% ही व्यक्ति 4% ही रहा। और प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य देखा जाए तो वो 15% के मुकाबले, प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य है वो 15% के मुकाबले 11% ही रही, या 11% ही वो रहे। देखिए दोबारा देखिए, इसमें राष्ट्रीय आय का 25 से 20% तक का वो सम्मिलन वो किया गया। ठीक है, मतलब 25 से 20% तक इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय। और अगर विकास की दर देखा जाए तो विकास की दर है वो 4% ही रही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत मतलब 15% होना था, जबकि कितने प्रतिशत हुए थे? 11% है वो हुए थे। ठीक है, मूल्य स्तर में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति की समस्या है वो उत्पन्न वो हो गई थी। किसके अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 95 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के अवसर वो उपलब्ध वो कराए गए। औद्योगिक विकास हुआ, कृषि क्षेत्र का उत्पादन है वो योजना विधि से है वो बढ़ा था। ठीक है, देखो 95 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध वो कराए गए थे। किसके अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और औद्योगिक विकास, इसके अंतर्गत उद्योगों का विकास भी तेज गति से वो हुआ था। कृषि क्षेत्र का उत्पादन योजना विधि से है वो बढ़ने लग गया। ठीक है, तो ये है आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखो दोबारा बता देता हूँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी सन 1956 से लेकर 1961 के मध्य है वो इसका शुरुआत है वो मानी जाती है। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो कब मानी जाती है? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है 1951 से लेकर 1956 के मध्य मानी जाती है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1956 से 1961 के लगभग है वो मानी जाती है। ठीक है, तो देखो इससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना और प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? पीसी महिला नोबिस के द्वारा है वो की गई थी। ठीक है, और जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2378 करोड़ रुपए का है वो प्रावधान किया गया था, जिसमें से 1960 करोड़ रुपए ही वह न वो किए गए थे। और इसी के अंतर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखा जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 4672 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया था, जिसमें से 23% है वो विदेशी सहायता से पूरा है वो किया गया था। और इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, जो इसका उद्देश्य माना गया था, वो किसको माना गया था? तीव्र औद्योगिक विकास पर है वो सबसे ज़्यादा वो जोर है वो दिया गया। उसके बाद देश के अंतर्गत जो आधारभूत उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग है, उसके ऊपर भी है वो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो दी गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो द्वितीय वरीयता दी गई थी वो परिवहन के संचार के साधनों को दी गई थी। और इसके बाद सिंचाई की सुविधा के ऊपर दी गई थी। फिर विद्युत विकास के लिए प्राथमिकता है वो दी गई थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो उपलब्धियां, जो कमियां है वो क्या क्या मानी गई थी कि राष्ट्रीय आय है वो लक्ष्य से है वो कम रही। मतलब राष्ट्रीय आय है वो लक्ष्य से कितना रही? मतलब 25% से लेकर 20% तक है वो इतनी है वो कम है वो रही राष्ट्रीय आय के अंतर्गत। और विकास दर देखा जाए तो विकास दर है वो 4% तक है वो रही। प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य है वो 15% है वो रखा गया, जबकि इसके मुकाबले वो कितना कराया गया? इसके मुकाबले वो 11% ही वो रह गया। मूल्य स्तर में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति की समस्या है वो हो गई थी। किसके अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, और 95 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध वो कराए गए थे। और औद्योगिक विकास भी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तेज गति से बढ़ा था। कृषि क्षेत्र का उत्पादन योजना विधि से है वो बढ़ने लग गया था। किसके अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो अब चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई तो 1961 से लेकर 1966 के लगभग है वो मानी जाती है। किसकी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाओं का भी प्रारंभ वो किया गया था। तो देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की, देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वो कब की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वो 1951 से लेकर 1956 के मध्य है वो की गई थी। इसी के अनुसार जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वो कब की गई थी? 1956 से लेकर 1961 के मध्य है वो मानी जाती है।
और इसी के अनुसार जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो कब मानी जाती है? 1961 से लेकर 1956 के मध्य है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो मानी जाती है। ठीक है, अब देखो तृतीय पंचवर्षीय योजना, दो वार्षिक योजनाओं की समाप्ति के बाद, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इनकी समाप्ति के पश्चात देश के अंतर्गत आर्थिक नियोजन हेतु एक उपयुक्त वातावरण वो बन चुका था। किसके लिए? तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए, या फिर योजना पंचवर्षीय योजना के लिए। देखो तीसरी योजना में आत्मनिर्भरता एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य है वो रखा गया था। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय, इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय कितना था? 7,500 करोड़ रुपए। कितना था? 7,500 करोड़ रुपए है वो, करोड़ रुपए का प्रावधान है वो रखा गया था। और जबकि इसका जो वास्तविक लागत जो व्यय है वो 8,577 करोड़ रुपए ही इसके अंतर्गत है वो लागत है वो हुई थी। किसके अंतर्गत? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, पंचवर्षीय योजना है वो प्रत्येक 5 साल के बाद है वो शुरू है वो की जाती है। ये मैंने आपको पहले वाले जो वीडियो है, इससे पहले वाले जो वीडियो बनाया है उसके अंतर्गत मैंने है वो बता दिया था। दोबारा बता देता हूँ, पंचवर्षीय योजना है वो प्रत्येक 5 सालों के बाद वो शुरू की जाने वाली योजना को हम किस नाम से जानते हैं? पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तो जो मूल्य रखा गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर जो सार्वजनिक व्यय रखा गया था वो कितना रखा गया था? वो 75,000 करोड़ रुपए है वो रखा गया था, जिसमें से जो कुल लागत का वास्तविक व्यय है वो 8,500 करोड़ रुपए ही वो है लागत है वो हुए हैं। ठीक, जिसके अंतर्गत उसमें जो मतलब 8,577 करोड़ के अंतर्गत क्या क्या उसके उद्देश्य बताए गए थे और क्या क्या उसकी प्राथमिकता है और क्या क्या उसके अंतर्गत जो कमियां हैं वो बताई गई थी। तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य है वो माने गए। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य माना गया था वो राष्ट्रीय आय में 5 से लेकर 6% तक वार्षिक वृद्धि है वो करना था। किसके अंतर्गत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कितने? 5 से लेकर 6% तक वृद्धि है वो करना था। किसके अंतर्गत? वार्षिक वृद्धि करना था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दूसरा है खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, वह घरेलू उद्योग तथा निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया। किसके अंतर्गत? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखो तीसरा जो इसका पॉइंट है, आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का देशी आधार पर, आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का विदेशी, ये देशी नहीं है, विदेशी आधार पर विकास वो करना है। किसका? तृतीय पंचवर्षीय योजना का। चौथा है इसका आय, संपत्ति व अवसरों की समानता है वो बनाए रखना। और पांचवा जो इसका है, देश की मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर के अंतर्गत वृद्धि है वो करना था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखो दोबारा देखते हैं। देखो सबसे पहले जो उसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो देश के अंतर्गत 5 से लेकर 6% तक वार्षिक वृद्धि है वो करना था। ठीक है, दूसरा इसका जो उद्देश्य था वो खाद्यान्नों के अंतर्गत आत्मनिर्भर करना था और कृषि उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देना था। तीसरा उसका उद्देश्य था कि आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों को बढ़ावा देना था। ठीक है, किसके आधार पर? विदेशी आधार पर। मूलभूत उद्योगों और आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देना था विदेशों के आधार पर। चौथा इसका कार्य था आय, संपत्ति व अवसरों की समानता को बनाए रखना। पांचवा जो इसका कार्य था वो देश की मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराना था। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य है वो बताए गए हैं। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के बाद इसको क्या क्या प्राथमिकता है वो दी गई है, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या प्राथमिकता है वो दी गई है। ठीक है, तो देखो अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाने के लिए खाद्यान्न
खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की सर्वोच्च प्राथमिकता है वो दी गई है। किसके अंतर्गत है? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। देखो, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना था? आत्मनिर्भर बनाना था, एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था के लिए कारखानों में आत्मनिर्भर प्राप्त करने की सर्वोच्च प्राथमिकता है वो दी गई थी। किसके अंतर्गत? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उसके बाद उद्योगों को खनिजों का विकास, परिवहन एवं संचार के साधनों की सेवाओं के स्थान है वो दिया गया था। सबसे पहले जो इसका प्राथमिकता दी गई थी वो किसको दी गई थी? सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई थी वो अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर है वो बनाना था। उसके बाद जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी उद्योगों को, फिर बाद में खनिजों का विकास, फिर बाद में परिवहन या संचार के साधनों का, सामाजिक सेवाओं का स्थान है वो, मतलब प्राथमिकता है वो दी गई थी। ठीक है, अब देखिए इसकी उपलब्धियां और कमियां, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या कमी थी और इसके अंतर्गत क्या क्या उपलब्धि है वो की गई थी। देखो, योजना काल में 1962 तथा 1965 में देश को विदेशी आक्रमणों से मुकाबला है वो करना पड़ा था। किसके अंतर्गत? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1962 से 1965 में देश को विदेशी आक्रमणों से मुकाबला है वो करना पड़ा था, और इसके प्रभाव योजना में उपलब्धि पर है सबसे ज्यादा है वो पड़ा था। इसका जो प्रभाव वो किस पर पड़ा था? योजना पर, मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना पर इसका प्रभाव वो पड़ा था। ठीक है, सन 1965 और 66 में देश में अकाल एवं सूखे की स्थिति है वो उत्पन्न है वो हो गई थी। किसके अंतर्गत? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास की गति वो सबसे धीमी है वो बढ़ गई। मतलब आर्थिक विकास ऐसा माना जाता है कि इसके अंतर्गत जो आर्थिक विकास है, जो अर्थव्यवस्थाओं का जो विकास है वो एकदम से ही रुक गया था या फिर धीमी पड़ गई थी। तृतीय योजना में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, खाद्यान्न उत्पादन, विद्युत उत्पादन में वृद्धि लक्ष्य की तुलना से है वो कम है वो रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखो, राष्ट्रीय आय है वो कम रही थी, प्रति व्यक्ति आय भी क्या है कम रही थी, और खाद्यान्न उत्पादन भी क्या है कम रहा था, और विद्युत उत्पादन के अंतर्गत वृद्धि है वो भी कम रही थी। क्यों? क्योंकि 1965 और 66 के अंतर्गत एक अकाल की स्थिति है वो या फिर सूखे की स्थिति है वो उत्पन्न वो हो गई थी। इसके कारण से देश, व्यक्ति, खाद्यान्न और विद्युत उत्पादन के अंतर्गत वृद्धि है वो लक्ष्य से है वो कम रही थी या तुलना से है वो कम मानी जाती है। औद्योगिक विकास क्षमता में 9% तक वृद्धि। इस प्रकार यह योजना अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति करने के अंतर्गत है वो असफल है वो मानी जाती है। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की। और इसी के बाद है वो 3 वार्षिक योजना को भी सम्मिलित वो किया गया था, जो 1966 से लेकर 1969 के मध्य है वो 3 वार्षिक योजना है वो चलाई गई थी। देखो, विदेशी पूंजी की अनुपलब्धता, मूल्यों में लगातार वृद्धि, सूखा व अकाल, विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय से प्रारंभ वो नहीं हो सकी थी। क्यों? क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अकाल की स्थिति है वो उत्पन्न वो हो गई थी। नियमित नियोजन न होने के कारण, मतलब 1966 और 1969 के अंतर्गत 1966 और 1969 की अवधि की योजना अवकाश है वो कहा जाता है। इस योजना में 3 वार्षिक योजनाएं वो शुरू की गई थी। एक तो 1967 के अंतर्गत, एक 1968 के अंतर्गत और एक 1969 के अंतर्गत है वो 3 वार्षिक योजनाएं वो चालू की गई थी। इस वार्षिक योजना का उद्देश्य वो विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर है वो बनाए रखना व चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार है वो करना था। किसके अंतर्गत? 3 वार्षिक योजना चालू करने के बाद, यानी 3 वार्षिक योजना है वो चालू होने के बाद फिर बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो की गई थी।
देखो, 3 वार्षिक योजना है वो कब कब चालू की गई थी? एक तो 1967 के अंतर्गत चालू की गई थी, एक 1968 के अंतर्गत चालू की गई थी, और एक 1969 के अंतर्गत है वो चालू की गई थी। ये 3 वार्षिक योजना है वो मानी जाती है। और इसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वो की गई थी 1969 से लेकर 1974 के मध्य है वो की गई थी। देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, इसकी शुरुआत वो समय से नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसके बाद, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसके बाद वो 3 वार्षिक योजना है वो शुरू है वो की गई थी। क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अकाल की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई थी, और इसी कारण से 3 वार्षिक योजना है वो चालू है वो करनी पड़ी थी। ठीक है, तो देखो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1969 से लेकर 1974 के मध्य है वो मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है वो क्या था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य माना गया था? चौथी योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य है वो माने गए थे। सबसे पहला है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। सबसे पहला जो उद्देश्य था वो क्या था? आर्थिक विकास करना। और दूसरा इसका उद्देश्य है वो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये मुख्य रूप से इसके 2 उद्देश्य वो माने गए थे। कौन कौन से? देखो, इसका जो पहला उद्देश्य माना गया था वो माना गया था स्थिरता के विकास में, स्थिरता के विकास के साथ आर्थिक विकास वो करना था। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। फिर बाद में इस योजना के अंतर्गत जो सार्वजनिक, मतलब जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो सार्वजनिक व्यय है वो किया गया था, वो सार्वजनिक व्यय है वो 15,902 करोड़ रुपए का व्यय या फिर प्रावधान है वो किया गया था। किसके अंतर्गत? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 15,902 करोड़ रुपए, 15,902 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया। मतलब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो 15,902 करोड़ रुपए वो इसके अंतर्गत है वो लागत है वो करनी थी। ठीक है, जिसमें से सर्वोच्च प्राथमिकता है वो किस किस को दी गई थी? देखो, इसके अंतर्गत जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी, सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई थी वो योजना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता है वो इसके बाद सबसे पहले है योजना के विकास को, मतलब देश के अंतर्गत योजनाओं को बढ़ाया जा सके, सबसे पहले इसके अंतर्गत प्राथमिकता दी गई थी। फिर बाद में जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि, फिर बाद में परिवहन के साधनों पर, परिवहन के साधन व संचार के साधनों पर सर्वोच्च प्राथमिकता है वो रखी गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की क्या क्या कमी और क्या क्या उपलब्धियां मानी जाती है? देखो, कमियां और उपलब्धियां, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या कमी थी? तो देखिए, योजना काल में राष्ट्र की आय में 5.5% तक वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के विपरीत 5.5% वार्षिक वृद्धि के विपरीत वार्षिक वृद्धि जबकि देखा जाए तो 5.5% तक वृद्धि है वो करना था, जबकि इसका जो वार्षिक वृद्धि देखा जाए तो वो 3.3% तक ही रही थी। तो इसके अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था है वो कमी हुई, देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है वो कमी आई। खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत गिरावट देखा जाए तो खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत हरित क्रांति का प्रभाव सीमित फसलों तथा सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित है वो था। योजना अवधि में मूल्य वृद्धि देखने को मिली, जिसका लाभ है वो किसानों को न मिलकर बड़े उद्योगपति है वो उठाए।
मतलब बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो इसका लाभ है वो उठाए थे। किसके अंतर्गत? कृषि के अंतर्गत। इस प्रकार चौथी योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के अंतर्गत है वो असफल है वो मानी जाती है। देश में बेरोजगारी की समस्या वो विकट हुई। इस अवधि में शिक्षा, सामाजिक विकास की प्रगति वो संतोषजनक है वो मानी जाती है। ठीक है, तो मतलब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी क्या है, अपने कार्य के अंतर्गत है वो असफल है वो मानी जाती है। देखो तृतीय पंचवर्षीय योजना भी अपने कार्यों के अंतर्गत असफल मानी गई है, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना भी अपने कार्यों के अंतर्गत है वो असफल है वो मानी गई है। अब देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखो पंचम पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना, इस योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी वो 1974 से लेकर 1979 के लगभग है वो 1979 के लगभग है वो इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसे समय के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी जब देश के अंतर्गत 1973 में हुई तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अंतर्गत वृद्धि से हताहत था। देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। कीमतों के बढ़ने से देश में मुनाफाखोरी व कालाबाजारी की समस्या है वो उत्पन्न है वो अपने चरम सीमा पर या उत्पन्न है वो हो गई थी या अपने चरम सीमा या बिंदु पर थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि है वो कितनी थी? 39,322 करोड़ रुपए। 39,322 करोड़ रुपए, ये मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना पर वो खर्च वो करना था। जबकि देखा जाए तो इसका वास्तविक व्यय है वो किया गया था 39,426 करोड़ रुपए। मतलब पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था? वो 39,322 करोड़ रुपए का लक्ष्य वो रखा गया था। और जबकि इसका जो वास्तविक व्यय हुआ था वो 39,426 करोड़ रुपए का है वो हुआ था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या कमियां रखी गई थी और क्या क्या उद्देश्य इसके अंतर्गत रखे थे और किस किस को प्राथमिकता दी गई थी? देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई थी वो दी गई थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर है वो था। योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता है वो दी गई थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी? सबसे पहले उद्योगों को बढ़ाया जाए, मतलब उद्योगों को प्राथमिकता है वो दी गई थी। योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च वो प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। फिर बाद में परिवहन के साधनों पर प्राथमिकता दी गई। फिर बाद में संचार के साधनों पर प्राथमिकता दी गई थी। संचार के साधनों पर विकास आदि पर प्राथमिकता है वो दी गई थी। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस किस को प्राथमिकता दी गई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई थी वो उद्योगों को दी गई थी। उसके बाद जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि को, फिर बाद में परिवहन को, फिर बाद में संचार के साधनों पर प्राथमिकता है वो दी गई थी। राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर वो 4.4% वो रही थी। जब इसको बढ़ावा दिया गया था तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत 4.4% और कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो आय थी वो थी 4.67%। 4.67% कृषि की, राष्ट्रीय के अंतर्गत 4.4% और उद्योगों के अंतर्गत है वो 7 से 10% तक वो रही थी। 7 से 10% तक का लक्ष्य वो रखा गया था। यह आशा की गई थी कि 1979 और 1980 तक विदेशी सहायता घटाकर शून्य है वो कर दिया जाएगा। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है वो गया था। किसके अंतर्गत? पंचम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या उपलब्धि मानी गई थी और क्या क्या इसके अंतर्गत जो कमियां है वो मानी गई थी। देखो उपलब्धि और कमी। देखिए उपलब्धि और कमी। सबसे पहले योजना में अर्थव्यवस्था है वो अधिक है वो सुदृढ़ वो रही थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो अर्थव्यवस्था है अच्छी मानी जाती है या फिर सुदृढ़ वो मानी जाती है।
योजना काल में विकास की दर है वो कृषि क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक है वो हुई थी। मतलब जितना लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य से अधिक है वो माना जाता है खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत। औद्योगिक विकास के अंतर्गत औद्योगिक विकास में वार्षिक वृद्धि है वो 5.9% तक है, मतलब लगभग 6% के लगभग है वो औद्योगिक विकास के अंतर्गत है वो प्रतिशत है वो आंकी गई थी। घाटे की वित्त व्यवस्था से मूल्य में वृद्धि हुई। इस प्रकार यह योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो सिद्ध हुई। केंद्र सरकार द्वारा विपरीत हो जाने के कारण 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व ही मतलब 1978 के अंतर्गत वो समाप्त वो कर दी थी। क्यों? क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जितने कार्यों का लक्ष्य रखा गया था उन सभी कार्यों का लक्ष्य वो पूर्ण हो गया था। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत की गई थी, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी वो 1956 से लेकर 1961 के मध्य है वो मानी जाती है। और इसी के अंतर्गत तृतीय जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी वो 1956 से लेकर 1961 से लेकर 1966 के लगभग वो मानी जाती है तृतीय पंचवर्षीय योजना की। इसके बाद 3 वार्षिक योजना है वो शुरू की गई थी 1967, 1968 और 1969। ये 3 वार्षिक योजना है वो शुरू की गई थी। उसके बाद अब वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो चालू की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1969 से लेकर 1974 तक है वो मानी जाती है, ठीक है। तो देखो चतुर्थ पंचवर्षीय, देखो प्रथम पंचवर्षीय और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो उसका जो शुरुआत मानी जाती है वो 1974 से लेकर 1979 तक का वो मानी जाती है। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वो कब मानी जाती है, आपके प्रश्न बनता है ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1951 से लेकर 1956 के मध्य है वो मानी जाती है। इसी के अंतर्गत जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो कब मानी जाती है, 1956 से लेकर 1961 के मध्य है वो मानी जाती है। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है वो 1961 से लेकर 1966 के लगभग है वो मानी जाती है। फिर बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 वार्षिक योजना है वो शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश को भीषण अकाल की समस्या है वो उत्पन्न वो हो गई थी, जिसके अंतर्गत 3 वार्षिक योजना है वो चलाई गई थी देश में। देखते हो एक तो 1967 और एक 1968 और एक 1969 के अंतर्गत ये 3 वार्षिक योजना है वो चलाई। बाद में सुचारू रूप से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वो की गई थी 1969 से लेकर 1974 के मध्य है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली। फिर बाद में जो पंचम पंचवर्षीय योजना है वो 1974 से लेकर 1979 के लगभग है वो चली थी, ठीक है। तो हमने आज है वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी वो प्राप्त की थी। इसके बाद हम 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी वो प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।